हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 4 की अगली हेडिंग सरल अणुओं का लुईस निरूपण के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि कैसे लुईस संरचनाओं को बनाया जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। सरल अणुओं का लुईस निरूपण अर्थात लुईस संरचनाएं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार अणुओं एवं आयनों में आबंधन का चित्रण किया जाता है। ठीक है, लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार अणुओं और आयनों में आबंधन का चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो अणुओं और आयनों में आबंधन कैसे होता है, अणुओं और आयन जो हैं यह कैसे बनते हैं, तो इनको बनाने के लिए लुईस बिंदु लेविस डॉट का यूज किया जाएगा। लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम का उपयोग किया जाएगा। यद्यपि यह चित्रण अणु में आबंधन तथा उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, यह चित्रण जो है अणु में आबंधन तथा उसके प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता है, परंतु इसके आधार पर अणु के बनने अर्थात अणु के विरचन तथा उसके गुणों को पर्याप्त सीमा तक समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो चित्रण होता है, जो आबंधन का चित्रण बनाया जाता है अणुओं और आयन का, जो कि लुईस बिंदु संरचना और अष्टक नियम के अनुसार बनता है, यह चित्रण जो है अणु में आबंधन और उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता है, परंतु इसके आधार पर अणु के विरचन तथा उसके गुणों को पर्याप्त सीमा तक समझाने में सहायता मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार अणुओं एवं आयनों में आबंधन का चित्रण किया जाता है। यद्यपि यह चित्रण जो है अणु में आबंधन तथा उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से स्पष्ट नहीं करता है, परंतु इसके आधार पर अणु के विरचन और उसके गुणों को पर्याप्त सीमा तक समझने में सहायता मिलती है। अतः अणुओं की लुईस बिंदु संरचनाएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। ठीक है, इन्हें निम्नलिखित पदों के आधार पर लिखा जा सकता है। ठीक है, लुईस संरचनाओं को निम्नलिखित पदों के आधार पर लिखा जा सकता है। आइए उन अलग अलग स्टेप्स के बारे में समझा जाए, उस पद के बारे में समझा जाए जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हम लुईस संरचना को लिखते हैं। लुईस संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणुओं के संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों के योग द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, लुईस संरचना लिखने के लिए जो आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं लुईस संरचना में भाग लेंगे, उनकी संख्या जो है परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को ऐड करके, योग करके प्राप्त की जाती है। जैसे मेथेन CH4 अणु में कुल 8 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, CH4 अणु में कुल 8 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह 4 कार्बन से 4 हाइड्रोजन से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो CH4 अणु में कुल 8 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। तो लुईस संरचना लिखने से पहले जो है आपको जो संरचना में भाग लेने वाले तत्व हैं, जैसे CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन 2 तत्व हैं, तो इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, संयुक्ता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यह आपको पहले ऐड कर लेना होगा। जैसे कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सबसे पहले जो है आपको लुईस संरचना लिखने के लिए
आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणुओं की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे मीथेन अणु में कुल 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। ठीक, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में, ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋण आयनों के लिए, अगर जो है ऋण आयन है, ऋण आवेश है उस यौगिक के ऊपर, या फिर धन आवेश है, तो उसको कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋण आयनों के लिए प्रति ऋण आवेश 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर 1 माइनस है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, अगर 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। तो प्रति ऋण आवेश जो है 1-1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाता है, जबकि धनायनों के लिए प्रति धनावेश 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। ठीक है, तो जितने धनावेश होंगे उतने इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया जाएगा, जबकि अगर ऋण आवेश हैं तो उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाएगा जितना ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या में ऋण आयनों के लिए प्रति ऋण आवेश 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, जबकि धनायनों के लिए प्रति धनावेश 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। जैसे यह आपका कार्बोनेट आयन है CO3 2-। ठीक है, कार्बोनेट आयन के लिए कार्बन तथा ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के योग में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, कार्बोनेट आयन का जब आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, लोई संरचना बनाना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटिंग कैसे करेंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को और जोड़ देंगे। ठीक है, कार्बोनेट आयन के लिए कार्बन तथा ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं। कार्बोनेट आयन पर उपस्थित 2 ऋण आवेश, ठीक है, यह CO3 2- है, कार्बोनेट आयन पर उपस्थित 2 ऋण आवेश यह दर्शाते हैं कि इस आयन में उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, CO3 पर 2- यह हमें बता रहे हैं कि इस आयन में उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, अगर NH4+ हो तब क्या होगा, अमोनियम आयन हो तब क्या होगा, NH4+ आयन पर उपस्थित +1 आवेश 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। NH4+ आयन पर उपस्थित +1 आवेश जो है 1 इलेक्ट्रॉन की हानि को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। अतः NH4+ आयन के लिए उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन घटाया जाता है। ठीक है, तो यह प्लस आयन के लिए है। अगला देखते हैं, तीसरा नियम क्या है, संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों। ठीक है, संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों तथा अणु की आधारभूत संरचना, स्केलेटल स्ट्रक्चर, अर्थात कौन से परमाणु किन परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं, इस बात का ज्ञान होने पर परमाणुओं के बीच सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण आबंधित सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में तथा संपूर्ण आबंधों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। ठीक है, तो जब आपको लुईस संरचना बनाना है तो आपको संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीक, उनके सिंबल आने चाहिए तथा अणु की आधारभूत संरचना, उसका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, एक स्ट्रक्चर खींचने आना चाहिए। तो संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों तथा अणु की आधारभूत संरचना, अर्थात कौन से परमाणु किन परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं, इस बात का ज्ञान होने पर परमाणुओं के बीच सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण आबंधित सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में तथा संपूर्ण आबंधों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि परमाणुओं के बीच में सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है आबंधित सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में
तथा संपूर्ण आबंधों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। ठीक है, अगला जो तरीका है वह यह है कि सामान्यतः अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु जो होता है वो केंद्रीय परमाणु का स्थान पाता है। ठीक है, तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिनका विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, उसी को आपको सेंट्रल एटम बनाना है। सामान्यतः अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु का स्थान पाता है। हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के परमाणु जो हैं वे साधारणतया अंतस्थ स्थान पाते हैं, टर्मिनल पोजीशन पाते हैं। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो हैं वे टर्मिनल पोजीशन पाते हैं, यह किनारे रहते हैं, जबकि जिनका विद्युत ऋणात्मकता न्यूनतम होता है, कम होता है, वे सामान्यतः अणु में केंद्रीय परमाणु का स्थान पाते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु का स्थान पाता है। हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के परमाणु जो हैं वे साधारणतया अंतस्थ स्थान पाते हैं। जैसे NF3 तथा CO3 2 माइनस में, NF3 तथा CO3 2 माइनस में क्रमशः नाइट्रोजन तथा कार्बन केंद्रीय परमाणु के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, यह फ्लोरीन जो है वह टर्मिनल पोजीशन पाएगा, नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम का काम करेगा, CO3 2 माइनस में कार्बन जो है सेंट्रल एटम का काम करेगा और ऑक्सीजन जो है वह टर्मिनल पोजीशन का काम करेगा। ठीक है, तो यह आपका अगला नियम था। नेक्स्ट नियम जो है वह है एकल आबंधों के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात, एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग या तो बहु आबंधन के लिए किया जाता है या वे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो एकल आबंध के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के बाद, जब सिंगल बॉन्ड के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म आप लिख लेंगे तो शेष जो इलेक्ट्रॉन युग्म बचेंगे उनका उपयोग या तो बहु आबंध के लिए कहेंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए यूज करेंगे, या फिर उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में रहने देते हैं, या वे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। ठीक है, आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में, आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट जो है पूरा हो जाए। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट जो है वह कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं कि लुईस संरचना को कैसे लिखा जाता है। इसमें आपको बताया गया कि लुईस संरचना लिखने के कुछ नियम होते हैं, कुछ पद होते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं। जैसे पहला जो है आपको यह आना चाहिए कि लुईस संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणुओं के संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों के योग द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो बैलेंस बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सबको ऐड कर लेना है। जैसे मेथेन अणु में कुल 8 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या में ऋणायनों के लिए प्रति ऋणावेश 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, जबकि धनायन के लिए प्रति धनावेश 1 इलेक्ट्रॉन को घटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन पर उपस्थित 2 ऋणावेश यह दर्शाते हैं। ठीक है, कार्बोनेट आयन के लिए कार्बन तथा ऑक्सीजन के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन योग में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं। कार्बोनेट आयन पर उपस्थित 2 ऋणावेश यह दर्शाते हैं कि इस आयन में उदासीन परमाणु द्वारा दिए गए संयुक्त इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, जबकि NH4+ अगर है, अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन पर उपस्थित +1 आवेश जो है 1 इलेक्ट्रॉन की हानि को दर्शाता है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। अतः अमोनियम आयन के लिए उदासीन परमाणु द्वारा दिए गए संयुक्त इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन को घटाया जाता है। ठीक है, संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों तथा अणु की आधारभूत संरचना अर्थात कौन से परमाणु किन परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं, इस बात का ज्ञान होने पर परमाणुओं के बीच सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण आबंधित सहभाजी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में
तथा संपूर्ण आबंधों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। ठीक है। अगला जो तरीका है वो यह है कि सामान्यतः अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु जो है केंद्रीय परमाणु का स्थान पाता है। हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के परमाणु जो हैं वे साधारणतः अंतस्थ स्थान पाते हैं। जैसे NF3 तथा CO3 2 माइनस में क्रमशः नाइट्रोजन और कार्बन जो हैं वह केंद्रीय परमाणु के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है। एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग या तो बहु आबंधन के लिए किया जाता है या वे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में, ठीक है, आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, यह आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, कि किसी भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो उसमें अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। कुछ अणुओं तथा आयनों की लुईस विन संरचना को सारणी 4.1 में दिया गया है। तो आप देखें यहाँ पे सारणी 4.1 है, इसमें कुछ अणुओं और आयनों की लुईस संरचनाओं का फिगर यहाँ पे दिया गया है। आप ध्यान से इसको समझें। पहला जो है अणु है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन अणु है H2। ठीक है, तो H2, इसमें आप देखें ध्यान से, H2 का लुईस संरचना के बारे में आप देखें। इसमें जो है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, पहले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। तो 1s1 जो है वह एक इलेक्ट्रॉन यह हाइड्रोजन देता है और एक इलेक्ट्रॉन यह हाइड्रोजन देता है। तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा दिया गया। तो यह हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह शेयरिंग से हाइड्रोजन के बीच में एक सहसंयोजक बंध बना। ठीक है, और यह स्ट्रक्चर किसका प्राप्त किया, हीलियम का विन्यास प्राप्त किया। ठीक है, H2 जो अणु है वह हीलियम का विन्यास प्राप्त किया, अर्थात इलेक्ट्रॉन का ड्यूप्लेट प्राप्त किया। O2 में क्या होगा, तो O2 में ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, दूसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। ठीक है, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर में आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन के बीच में 2 सहसंयोजक बंध बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से O3 स्ट्रक्चर में प्रत्येक ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन से आप देख रहे हैं 2 बंध बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कंप्लीट हो चुकी है। 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया है। अब जो है इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी कैसी पूरी होगी, तो यह जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देता है। ठीक है, जिससे इस पर प्लस आ जाता है और इस पर माइनस आ जाता है, और इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल बंध बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं इसके पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस बंध में खर्च कर दिया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना खर्च करके यहाँ बंध बना दिया है। तो इस तरह इसका 6 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, 2 यह और 2 बंध में लगाया है 4, और 2 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे बंध बनाने में खर्च किया है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चलाया है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है, तो इसलिए इस पर 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आने से यहाँ पे एक प्लस आया है, और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से माइनस आया है। ठीक है, तो इस तरह का जो है आप ओजोन की संरचना देख सकते हैं। यह घटना इधर भी हो सकती है, यहाँ पे 2 बंध आ सकता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं NF3 में। NF3 में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपकी लोइस संरचना बन गई। अब इसमें जो है नाइट्रोजन फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। ठीक है, और नाइट्रोजन फ्लोरीन के बीच में यह आपका बंध बन जाएगा। ठीक है, कार्बोनेट आयन में CO3 2- का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं।
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसलिए यहाँ पे 2 माइनस दिखाया गया है। और इसका फिगर आप देख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध है, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बंध, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बंध है। 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो यहाँ पे यह बंध बनाने में उसका यूज हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं HNO3। HNO3 का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6, इसके पास 6 और हाइड्रोजन के पास आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यह नाइट्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया है। ठीक है ना, और आपका जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दिखाया गया है और आपस में आप देखें यहाँ पे बंध बन गया है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बंध बन गया है, यहाँ पे सिंगल बंध बन गया है। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है इसलिए नाइट्रोजन प्लस आया है, ऑक्सीजन पे माइनस आया है इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे बंध में पार्टिसिपेट कर लिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन बंध में बन गया। तो यह जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है यह HNO3 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है लुईस संरचना बनाते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है आपका कार्बन डाइऑक्साइड अणु की लुईस विन संरचना लिखिए। ठीक है, तो पहला पद यह है कि संयुक्ता इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए कितने हैं। तो कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की पहले गणना कीजिए। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बाह्य संयुक्ता कोष का पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। ठीक है, किनका इलेक्ट्रॉनिक बाह्य कोष का कितना है। तो कार्बन का बाह्य कोष का विन्यास 2s2 होता है और ऑक्सीजन के बाह्य कोष का विन्यास 2s2 होता है। अतः उपलब्ध संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 4 + 6 अर्थात 10 होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड अणु की लुईस संरचना लिखना है। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की गणना करेंगे। ठीक है, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं पहले इसका पता करेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बाह्य अर्थात संयुक्ता कोष का विन्यास जो होगा वह कार्बन का होगा 2s2 और ऑक्सीजन का होगा 2s2 ठीक है, अतः उपलब्ध संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो 4 इधर होगी और 6 इधर होगी अर्थात 10 हो जाएगी। ठीक है, उपलब्ध संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। यह पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है CO की आधारभूत संरचना। कार्बन मोनोऑक्साइड की आधारभूत संरचना क्या होगी, तो C और O होगी। तीसरा स्टेप है C तथा O के बीच एक एकल आबंध बनाएं अर्थात एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखें। ठीक है, तो एक जो है कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट किया। अष्टक आपको ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूर्ण करना है। ठीक है, तो इसके लिए बचे हुए इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन जो है बंद बना दिया गया। ठीक है, तो 2 4 6 और 2 8 इसका हो गया और कार्बन का आप देख रहे हैं कि 2 और 4, परंतु जो है इस संरचना में कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो है अब आपको बहु आबंध बनाना होगा। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाना होगा। तो आइए देखते हैं। अब जो है हम शेयरिंग करते हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब 6 इलेक्ट्रॉन में आप देख रहे हैं ये कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3 बंध बना देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो यह आपका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, कार्बन का भी ऑक्सीजन का भी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।